हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द सक्सेस केंद्रा। फ्रेंड्स देखिए, इस सेशन में हम लोग बीपीएससी एईडीओ का जिनका भी एग्ज़ाम 17 अप्रैल 2026 को सेकंड शिफ्ट में होना है जनरल स्टडीज़ का, और 20 अप्रैल 2026 को जिनका पेपर सेकंड शिफ्ट में जनरल स्टडीज़ का सामान्य अध्ययन का होना है, उनके लिए देखिए जो 14 अप्रैल 2026 को पेपर लिया गया था, काफ़ी डिफ़िकल्ट रहा था पेपर। उसी पैटर्न पर और सेम वही लेवल जो है, आप कह सकते हैं कि ये संभावित पेपर है बीपीएससी एईडीओ 17 अप्रैल और 20 अप्रैल 2026 के लिए। अभी ये जो हम लोग पेपर करेंगे, ये आपका बीपीएससी एएसओ मेंस का पेपर है, और सेम वही पैटर्न जो है बीपीएससी एईडीओ में भी फॉलो किया जा रहा है। तो एक बार देख लीजिए फाइनल आंसर किस मैं आपको कवर करवा रहा हूँ। चलिए फटाफट सभी लोग सेशन को लाइक कर दीजिए, और जब इसको पूरा देख लीजिएगा तो कम से कम एक ग्रुप में इसको फ्रेंड्स ज़रूर शेयर कर दीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग आज का सेशन। बीपीएससी एईडीओ 17 अप्रैल और 20 अप्रैल 2026 के लिए जनरल स्टडीज़ का ये एक्सपेक्टेड यानी कि संभावित क्वेश्चन पेपर है। और फ्रेंड्स देखिए, मैं आपको बता दूं कि ये बीपीएससी एएसओ का मेंस का क्वेश्चन पेपर है। 2026 में ही अभी रिसेंटली ये पेपर लिया गया है, और यही पैटर्न जो है बीपीएससी एईडीओ में भी फॉलो किया जा रहा है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, इसमें भी अभिकथन और कारण दे करके ढेर सारे प्रश्न पूछे गए हैं। तो फ्रेंड्स इसको एक नज़र हम लोग देख लेते हैं। यहाँ से जो है एक तरह से आपका प्रैक्टिस भी हो जाएगा, और यहाँ से कुछ प्रश्न जो है हो सकता है कि आपके पेपर में भी देखने को मिल जाए। तो चलिए हम लोग इसको कवर करेंगे। पहला प्रश्न देखिएगा, पूछा गया है, ये बिहार से रिलेटेड क्वेश्चन है कि भीमबांध वन्यजीव अभयारण्य स्थित है। तो देखिए वन्य वन्यजीव अभयारण्य जो है ये बिहार के मुंगेर में पड़ता है। कहाँ पर स्थित है ये? मुंगेर में, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। उदयपुर वन्यजीव अभयारण्य पूछा जाता है, तो ये पश्चिम चंपारण में पड़ता है, जहाँ पर वाल्मीकि टाइगर रिजर्व यानी कि वाल्मीकि नेशनल पार्क है वहाँ पर, ठीक है। चलिए उसके बाद देखिएगा, दूसरा प्रश्न भी बिहार से ही संबंधित है कि केसरिया चौर आर्द्रभूमि बिहार के किस जिले में स्थित है। तो फ्रेंड्स ये भी जो है पूर्वी चंपारण में हो जाएगा। कहाँ पर स्थित है केसरिया चौर आर्द्रभूमि? बिहार के किस जिला में है? तो ये पूर्वी चंपारण में है। चलिए उसके बाद देखिएगा, तीसरा प्रश्न है कि भारत के बिहार राज्य में स्थित कौन सा प्राचीन स्थल यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल है? बताइए। तो फ्रेंड्स ये आपका हो जाएगा महाबोधि विहार। महाबोधि विहार को जो है 2002 में जो है यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल में शामिल किया गया था। बिहार के दो स्थल हैं, एक हो गया महाबोधि विहार और एक हो गया नालंदा, ठीक है ना, नालंदा महाविद्यालय जो है वहाँ पर। तो ये दो हो गया, नालंदा को 2016 में शामिल किया गया था, ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलिए चौथा प्रश्न देखिएगा कि निम्न में से कौन सी नदी पोलावरम परियोजना से संबंधित है? पोलावरम परियोजना से, तो पोलावरम परियोजना से जो संबंधित नदी है ये गोदावरी नदी है, और ये परियोजना जो है ये आंध्र प्रदेश में है, पोलावरम, ध्यान रखिएगा। चलिए उसके बाद देखिएगा, चौथा प्रश्न हो गया। पांचवा प्रश्न देखिए क्या पूछा गया है कि निम्न में से देखिए कौन सी नदी जोग प्रपात से संबंधित है? जोग प्रपात, ठीक है ना, तो ये शरावती नदी है, आपको भी पता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं शरावती नदी दिया गया है ऑप्शन नंबर सी में, ठीक है फ्रेंड्स। चलिए जोग जलप्रपात ये शरावती नदी पर है, ठीक है, कर्नाटक में। चलिए उसके बाद देखिएगा कि निम्न में से, यहाँ पर देखिए ये प्रश्न जो है किस तरह से पूछा जा रहा है। इसी तरह का प्रश्न बीपीएससी एईडीओ में 14 अप्रैल 2026 को भी पूछा गया था। उसी पर आधारित ये एक्सपेक्टेड पेपर है 17 अप्रैल और 20 अप्रैल को जिनका पेपर होना है। उसके बाद देखिए निम्न में से कौन सा शहर भेल, ठीक है ना, भेल BHEL, भेल से संबंधित नहीं है, नहीं पूछा गया। तो भेल यानी कि भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड, ठीक है ना फ्रेंड्स। और इससे संबंधित मुख्य शहर जो है ये भोपाल, हरिद्वार और हैदराबाद है। भोपाल, हरिद्वार और हैदराबाद, लखनऊ नहीं है, तो यहाँ पर नहीं पूछा गया था, लखनऊ नहीं है, ठीक है ना। और भेल का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? तो नई दिल्ली में है, इसे भी आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। उसके बाद देखिएगा कि योजना आयोग द्वारा प्रस्तावित भारत के कृषि जलवायु क्षेत्रों का आधार क्या है? योजना आयोग द्वारा प्रस्तावित भारत के कृषि जलवायु क्षेत्रों का आधार क्या है? तो देखिए कृषि जलवायु क्षेत्रों को वर्षा, तापमान, मिट्टी, स्थलाकृति, जल संसाधन और फसल प्रणालियों जैसी कृषि विशेषताओं में
एक रूपता के आधार पर वर्गीकृत किया गया है। और योजना आयोग के अनुसार भारत में 15 कृषि जलवायु क्षेत्र हैं। ध्यान रखिएगा, अगर पूछा जाए कि योजना आयोग द्वारा जो है, आपको ध्यान रखना है, योजना आयोग के अनुसार भारत के अगर पूछा जाएगा कि कितने कृषि जलवायु क्षेत्र में विभाजित किया गया है, तो 15, ठीक है ना। और कृषि जलवायु क्षेत्र का आधार क्या है, तो ये आधार भी अब आपको ध्यान रखना है, ये आधार है आपका वर्षा ऋतु, तापमान, कृषि क्षेत्र, ठीक है ना। चलिए, और अगर आपसे पूछा जाएगा कि ICAR के अनुसार जो है कितने भारत को जो है, भारत में कितने कृषि जलवायु क्षेत्र हैं, तो ICAR के अनुसार 131, योजना आयोग के अनुसार 15। ऑप्शन बी यहाँ पर राइट हो जाएगा। चलिए, उसके बाद देखिएगा, ये मिलान करना है, ठीक है ना। एक तरफ विशेषता है और दूसरे तरफ जो है राज्य दिया गया है, ये मिलान करना आपको, ठीक है। और यहाँ से आपको राइट आंसर चुन करके बिल्कुल बताने हैं। तो यहाँ पर देखिए राइट आंसर जो हो जाएगा ना, इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 4 3 1 2। ध्यान रखिएगा, 4 3 1 2, ठीक है, 4 3 1 2। तो पहले मिला लेते हैं 4, उसके बाद देखिए 3, उसके बाद देखिए 1, और फिर आपका 2। अब देखिए क्या है, सर्वाधिक शहरीकृत राज्य, तो ये आपका हो जाएगा कौन सा, गोवा। अधिकतम शहरी आबादी वाला राज्य, महाराष्ट्र। अधिकतम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य, बिहार। सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य, अरुणाचल प्रदेश, है ना। ये देखिए मैचिंग करने के लिए दिया गया था। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी, मैंने पहले ही आपको बता दिया था कि इस तरह से आप ध्यान रख लीजिएगा। चलिए, उसके बाद देखिएगा कि बुंदेलखंड पठार जो है, बुंदेलखंड पठार के अंतर्गत किन 2 राज्यों के हिस्से समाविष्ट हैं। तो किन 2 राज्यों के हिस्से समाविष्ट हैं, तो फ्रेंड्स ये उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश का। ध्यान रखिएगा, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश का, ठीक है ना। बहुत लोग छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश लगा देंगे, बट याद रखिएगा उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश। चलिए, क्वेश्चन नंबर 10 देखिएगा कि नीचे कथन दिए गए हैं, एक को अभिकथन और दूसरे को कारण नाम दिया गया है, रीजन। यहाँ पर देखिए अभिकथन कह रहा है कि भारत का पूर्वी तट उष्णकटिबंधीय चक्रवातों से पश्चिमी तट की अपेक्षा ज़्यादा प्रभावित होता है। बिल्कुल, ये कथन सही है। भारत का पूर्वी तट यानी कि बंगाल की खाड़ी उष्णकटिबंधीय चक्रवातों से पश्चिमी तट यानी कि अरब सागर की अपेक्षा कहीं अधिक प्रभावित होता है, ठीक है ना। और पूर्वी तट पर विशेष रूप से उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु में पश्चिम की तुलना में लगभग 4 गुना अधिक चक्रवात आते हैं। बिल्कुल ये करेक्ट दिया गया है। और यहाँ पर कारण कह रहा है कि उष्णकटिबंधीय चक्रवात मूलतः यानी कि सिर्फ बंगाल की खाड़ी में ही उत्पन्न होते हैं। यहाँ पर देखिए सिर्फ शब्द लगा दिया है, ये बंगाल की खाड़ी में ही सिर्फ उत्पन्न होते हैं, तो यही जो है आपका गलत दिया गया है, ठीक है ना। ये जो आपका उष्णकटिबंधीय चक्रवात जो है ना, ये केवल यानी कि सिर्फ बंगाल की खाड़ी में ही नहीं, ठीक है ना, ये दुनिया भर में जो है अलग अलग क्षेत्र जैसे कि दक्षिण चीन सागर, मैक्सिको की खाड़ी, कैरेबियन सागर, उत्तर पश्चिमी प्रशांत महासागर में भी उत्पन्न होते हैं। इसीलिए ये सिर्फ जो लगा दिया ना, ये गलत दे दिया है इसका आंसर बीपीएससी ने। ये मैं फाइनल आंसर किस आपको बता रहा हूँ, ठीक है। तो इसमें जो है केवल जो है आपका अभिकथन सही है, रीज़न यानी कि कारण जो है ये आपका गलत दिया गया है, ठीक है। तो इसको ध्यान रखिएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पर देखिएगा तो सी सही हो जाएगा, ए सही है परंतु आर मिथ्या है, आर गलत है। चलिए, उसके बाद देखिएगा कि प्राच्यवादी प्रभाव में कौन से संस्थान स्थापित किए गए थे। बड़ा बड़ा क्वेश्चन है फ्रेंड्स, ठीक है ना, इसलिए ये पूरा स्क्रीन पर एडजस्ट नहीं हो रहा है। आगे चलेंगे तो आप देखिएगा एक साइड में एक पेज पर एक ही क्वेश्चन दिया गया है, जैसे AEDO में प्रश्न पूछा जा रहा है ना, वैसे ही है। तो यहाँ पर बताइए प्राच्यवादी प्रभाव में कौन से संस्थान स्थापित किए गए थे। तो देखिए कलकत्ता मदरसा 1781, बिल्कुल जो है वारेन हेस्टिंग्स के द्वारा मुस्लिम कानून और फारसी अरबी शिक्षा के लिए यह स्थापित किया गया था 1781 में। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना 1784 में जो है आपको याद होगा सर विलियम जोन्स के द्वारा कलकत्ता में किया गया था, ठीक है। और देखिएगा बनारस में संस्कृत कॉलेज की स्थापना ये 1794 नहीं 1791 होना चाहिए, ठीक है ना, जोनाथन डंगन के द्वारा हिंदू कानून और दर्शन के अध्ययन के बढ़ावा देने के लिए किया गया था। तो यहाँ पर तो सन देकर के शायद गलत कर दिया है ना, तो इस हिसाब से तो 1 और 2 ही होना चाहिए था, केवल 1 2, बट बीपीएससी ने अपने आंसर में जो है तीनों को सही आंसर दिया हुआ है, ठीक है। तो आप यहाँ पर मैंने बता दी 1791 होना चाहिए था 1794 की जगह में, ठीक है, उस हिसाब से ऑप्शन बी होगा। चलिए, उसके बाद देखिएगा कि 19वीं सदी की शुरुआत में, थोड़ा सा धुंधला है मैं पढ़ करके बता दे रहा हूँ, सिर्फ एक ही प्रश्न ये धुंधला है। 19वीं सदी की शुरुआत में ब्रिटिश भारतीय प्रशासन में मौलिक बदलाव लाने वाली विचारधारा कौन सी मानी जाती है, बताइए। तो फ्रेंड्स ये विचारधारा जो है ये आपका उपयोगितावाद है। कौन सा विचारधारा है, उपयोगितावाद, ध्यान रखिएगा, ठीक है ना।
चलिए उसके बाद देखिएगा कि बिहार में प्रांतीय सम्मेलन में, ठीक है ना, बिहार प्रांतीय सम्मेलन में जो है बिहार प्रांतीय सम्मेलन ने गांधी जी का असहयोग आंदोलन का समर्थन करते हुए एक प्रस्ताव जो है कब पारित किया था, ये आपसे पूछा जा रहा है। बिहार स्पेशल का क्वेश्चन है, आप देख सकते हैं। तो ये किया गया था 28 अगस्त 1920 को, ठीक है ना। राजेंद्र प्रसाद की अध्यक्षता में हुआ था बिहार प्रांतीय राजनीतिक सम्मेलन का आयोजन भागलपुर में, जिसमें गांधी जी के असहयोग आंदोलन के प्रस्ताव को स्वीकृति दी गई थी और ब्रजकिशोर प्रसाद के द्वारा जो है ये जो प्रस्तावित स्वराज के मुद्दे को भी जो है असहयोग आंदोलन में शामिल किया गया था। ये भी आप ध्यान रख लीजिएगा। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए उसके बाद देखिएगा कि प्रिंस ऑफ वेल्स की पटना यात्रा का लोगों ने बहिष्कार किया था। प्रिंस ऑफ वेल्स की पटना यात्रा का लोगों ने बहिष्कार किया था, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो देखिए ये घटना है दिसंबर की 1921 की। प्रिंस ऑफ वेल्स का पटना में आगमन हुआ था और सावित्री देवी के नेतृत्व में इसका व्यापक विरोध हुआ था। इस चीज़ को आप याद रखिएगा, सावित्री देवी के नेतृत्व में व्यापक विरोध हुआ था। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ पर हो जाएगा आपका, जैसे मैंने बताया था दिसंबर की घटना है, तो 22 दिसंबर 1921 की। ठीक है, चलिए उसके बाद देखिएगा क्वेश्चन नंबर 15। अब ये कह रहा है कि मिलान करने के लिए, एक तरफ संगठन है दूसरी तरफ संस्थापक है, मिलान करके राइट आंसर यहाँ से आपको बताना है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर मिलान करेंगे। पहला है ये नंबर कि नेशनल इंडियन एसोसिएशन, नेशनल इंडियन एसोसिएशन की स्थापना 1870 में मैरी कारपेंटर के द्वारा ब्रिस्टल इंग्लैंड में किया गया था। मैरी कारपेंटर के द्वारा, ध्यान रखिएगा कब, तो 1870 में ब्रिस्टल इंग्लैंड में हुआ था, ब्रिस्टल में। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा आप। ठीक है, अच्छा इंडियन सोसाइटी की स्थापना, देखिए इंडियन सोसाइटी, इसकी स्थापना जो है सुरेंद्रनाथ बनर्जी और आनंद मोहन बोस ने किया था 1876 में। तो यहाँ पर देखिए आनंद मोहन बोस दिया गया है, सुरेंद्रनाथ बनर्जी का भी नाम आप याद रखिएगा। अच्छा ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना, तो ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना 1866 में दादा भाई नौरोजी ने किया था और इंडियन लीग की स्थापना शिशिर कुमार घोष ने किया था। तो बिल्कुल ये क्रम से दिया गया है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 1 2 3 4, ये क्रम से ऑप्शन नंबर डी में। उसके बाद देखिए निम्नलिखित घटनाओं पर विचार करें और उन्हें कालानुक्रमिक क्रम में व्यवस्थित करें। प्रत्यक्ष यानी कि सीधी कार्रवाई दिवस, तो प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस ये बीपीएससी ने जो है डेट देकर के पूछा भी हुआ था, तो ये आपका हुआ था 16 अगस्त 1946 की घटना है, 1946 की, है ना। उसके बाद देखिए कैबिनेट मिशन की बात करते हैं, तो कैबिनेट मिशन जो है मार्च 1946 में, ये मार्च की घटना है, ठीक है ना, मार्च की कैबिनेट मिशन वाली, मार्च 1946 की, ठीक है ना, ये भारत आया था। उसके बाद बेबल योजना की बात करते हैं, तो बेबल योजना जो है ये 1945 का है ना, 1945 का। और एटली का घोषणा पत्र यानी कि क्लेमेंट एटली का 1947 की ये घटना है ना, 1947 की। ठीक है, 30 जून 1948 तक भारत को जो है पूर्ण स्वतंत्रता प्रदान करने की घोषणा किया गया था। तो अब आप इसको मिला लीजिएगा, क्रम से आपको बैठाना है, ठीक है ना। चलिए उसके बाद देखिएगा अगला प्रश्न पूछा गया है कि स्वदेशी वस्तुओं के उपयोग के बारे में निम्नलिखित कथन पर विचार करें। अब ये देखिएगा ये प्रश्न जो है कितना लंबा है, देख सकते हैं इनमें से कौन सा कथन सही है। एक पेज के एक साइड में सिर्फ एक ही प्रश्न है, आप देखिएगा किसके बारे में पूछा गया है, स्वदेशी वस्तुओं के उपयोग के बारे में निम्नलिखित कथन पर विचार करना है। पहला है कि गोपाल हरि देशमुख, जिन्हें बॉम्बे के लोक हितवादी के नाम से बेहतर जाना जाता है, ठीक है, गोपाल हरि देशमुख को, उन्होंने स्वदेशी वस्तुओं के उपयोग की आवश्यकता पर जोर दिया था। बिल्कुल ये सही दिया गया है। चलिए पहला सही हो गया। दूसरा देखिएगा 1873 में भोलानाथ चंद्र ने स्वदेशी बैंक कंपनियों, मिलों और कारखानों की स्थापना का प्रचार किया और घर में बने सामानों के बजाय विदेशी सामानों को प्राथमिकता देने की प्रथा की निंदा किया था। ये भी करेक्ट है। अब ये जो है ना तीसरा और चौथा, यहाँ से प्रश्न जो है आपको सीधे वन लाइनर टाइप से बनाया जा सकता है। याद रखिएगा कि रविंद्रनाथ टैगोर जी ने 1897 में 1897 में स्वदेशी भंडार शुरू किया था, सही है। और सरला देवी ने 1903 में लक्ष्मी देवी भंडार शुरू किया था, ये भी सही है। प्रश्न बनाया जाएगा कि रविंद्रनाथ टैगोर ने जो है कब स्वदेशी भंडार की शुरुआत किया था, तो 1897 में। या रविंद्रनाथ टैगोर ने स्वदेशी भंडार की शुरुआत कब किया था, तो 1897 में। सरला देवी ने जो है लक्ष्मी देवी भंडार की शुरुआत किसने किया था, सरला देवी ने 1903 में। तो प्रश्न घुमा फिरा करके पूछा जा सकता है। यानी कि हमने जो चारों स्टेटमेंट देखे ना, इसमें से चारों सही है, तो 1 2 3 4 यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए उसके बाद हम लोग 18 नंबर क्वेश्चन करेंगे, ठीक है।
तो 17 का ऑप्शन बी था, 1 2 3 4, है ना। हाँ ठीक है, 1 2 3 4 यही आंसर भी दिया गया है। अब देखिए 18 नंबर में कारण दिया गया है और कथन दिया गया है। देखना ना, कथन और कारण दिया गया है। कह रहा है कि राजनारायण बोस को बंगाल में राष्ट्रवाद का अग्रदूत माना जाता है। बताइए, बिल्कुल माना जाता है इनको। और कारण है कि उन्होंने 1867 में हिंदू मेला की स्थापना किया था। नहीं, हिंदू मेला की स्थापना राजनारायण बोस ने नहीं किया था। हिंदू मेला की स्थापना जो है नवगोपाल मित्र ने 1867 में किया था। किसने? नवगोपाल मित्र ने। ठीक है ना, नवगोपाल मित्र ने, याद रखिएगा, नवगोपाल मित्र ने किया था। तो ये गलत हो गया। ठीक है, ये स्टेटमेंट सही है कि राजनारायण बोस ने बंगाल में राष्ट्रवाद का अग्रदूत इनको माना जाता है। और 1867 में ना हिंदू मेला की स्थापना इन्होंने नहीं किया था, नवगोपाल मित्र ने किया था, इसलिए ये सही है, मतलब ये गलत है ना। तो सही हो गया आपका अभिकथन, कारण हो गया गलत। देखिए, तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा 18 का? ए सत्य है लेकिन आर असत्य है ना। चलिए, उसके बाद देखिएगा, नीचे दिए गए हैं कथन और कारण उसी प्रकार से। कह रहा है कि लाला लाजपत राय ने 1916 में तर्क दिया कि कांग्रेस लॉर्ड डफरिन के दिमाग की उपज थी। लॉर्ड डफरिन के समय ही भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुआ था 1885 में। बिल्कुल सही है। और उनका मानना था कि कांग्रेस का उद्देश्य पहले ब्रिटिश साम्राज्य के हितों की रक्षा करना है और केवल गौण रूप से भारत के हितों की रक्षा करना है। ठीक है, तो यहाँ पर जो होगा ना, बिल्कुल ए और आर दोनों सत्य है और आर ए का सही स्पष्टीकरण भी है। इन्होंने ही, लाला लाजपत राय ने जो है, आपको याद होगा, सेफ्टी वाल्व जो है ये सिद्धांत दिया था। क्लियर, ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा। चलिए देखिएगा, पूरा एक प्रश्न दिया गया है एक साइड में, देख सकते हैं ना। चलिए, भारत छोड़ो आंदोलन से जुड़े इन कथनों पर विचार करें। यहाँ पर आप देख सकते हैं कथन दिया गया है आपका 4 और इनमें से पूछा जा रहा है कि कौन सा कथन यहाँ पर सही है ना। बताइए, एक एक करके सब पढ़िए। क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर बताइए। तो देखिए, कांग्रेस को गैर कानूनी घोषित नहीं किया गया था। नहीं, ऐसा नहीं है। कांग्रेस को 3 बार जो है मुख्य रूप से गैर कानूनी घोषित किया गया था। एक 1930 में नमक सत्याग्रह सविनय अवज्ञा दल के दौरान, फिर ठीक है ना, फिर 1932 में, फिर आपका 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान। तो बिल्कुल, जब भारत छोड़ो आंदोलन के संदर्भ में ही पूछा गया है ना, तो इसको गैर कानूनी घोषित किया गया था। तो यहाँ पर लिखा है नहीं किया गया था। नहीं, किया गया था, तो इसलिए गलत हो जाएगा। उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, आंध्र, तमिलनाडु और महाराष्ट्र के अनेक भागों में ब्रिटिश शासन लुप्त हो गया। बिल्कुल। उसके बाद देखिए, पूर्वी उत्तर प्रदेश के बलिया, बंगाल के मिदनापुर, उसके बाद मिदनापुर जिले के तामलुक और बॉम्बे के सतारा जिले में क्रांतिकारियों ने समानांतर सरकार बना ली। सही है। छात्र, मजदूर, किसान विद्रोह के आधार थे, जबकि उच्च वर्ग और नौकरशाही सरकार के प्रति वफादार रहे। ये भी आपका सही है। तो केवल हमारा एक गलत था, बाकी दूसरा, तीसरा और चौथा हमारा सही दिया गया है, जो कि ऑप्शन नंबर आप बी में देख सकते हैं। ठीक है, चलिए उसके बाद देखिए, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद सरकार को जनजातीय क्षेत्रों के शासन और प्रशासन के लिए अलग कानून बनाने का अधिकार देता है? बताइएगा। तो ये आर्टिकल है 244। ठीक है। अच्छा, आर्टिकल 245 में क्या है पूछा जाएगा। तो 245 में जो है, संसद और राज्य विधानमंडलों द्वारा बनाए गए कानून के क्षेत्रीय विस्तार यानी कि एक्सटेंट ऑफ लॉ से संबंधित है ये। अच्छा, अनुच्छेद 243 जो है ये किससे संबंधित है? तो ये पंचायती राज से, आपने देखा भी होगा। ठीक है ना। और अनुच्छेद 249 पूछा जाएगा, तो ये राज्यसभा को राष्ट्रीय हित की में राज्य सूची के विषय पर संसद को कानून बनाने का अधिकार देने का शक्ति देता है। चलिए, उसके बाद देखिए, निम्नलिखित में से भारतीय संघवाद में विषमता यानी कि, यहाँ पर देखिएगा, एसिमेट्री का उदाहरण कौन सा है? 4 स्टेटमेंट यहाँ पर दे दिया गया है और पूछा गया है कि नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर आपको चुनना है। बताइए, यहाँ पर निम्नलिखित में से कौन से भारतीय संघवाद में जो है विषमता का उदाहरण है? बताइए, करेक्ट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा? तो यहाँ पर देखिएगा, अगर हम विषमता की उदाहरण की बात करते हैं, तो इसमें से जो आंसर दिया गया है वो ऑप्शन नंबर डी दिया गया है, यानी कि 1, 2 और 4, 3 नहीं है, 1, 2 और 4 है, 1, 2 और 4। ठीक है। अब थोड़ा सा देखिए, अगर हम बात करते हैं भारत में, भारतीय संघवाद में जो है एसिमेट्री यानी कि असममित संघवाद के अंतर्गत विषमता के उदाहरण की, तो एक तो आपका आर्टिकल 371 हो गया, ए से लेकर के जे तक में, जहां नागालैंड,
मिजोरम, सिक्किम, असम, मणिपुर, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, गुजरात, महाराष्ट्र के लिए विशेष प्रावधान है। ये विषमता हो गया, बिल्कुल ये एक याद रखिएगा 371। पहले जम्मू कश्मीर में भी था जब आर्टिकल 370 वहाँ पर था, लेकिन अब वो नहीं है। अच्छा, राज्यसभा में असामान्य प्रतिनिधित्व, बिल्कुल देखिए राज्य में विभिन्न राज्यों का प्रतिनिधित्व, विभिन्न राज्यों का अलग अलग प्रतिनिधित्व है, ठीक है। उसके बाद आप देखेंगे कि केंद्र शासित प्रदेश के बारे में दिल्ली, पुडुचेरी और अब तो जम्मू कश्मीर के पास भी विधानसभा है जबकि अन्य के पास नहीं है, जो कि प्रशासन में विषमता को दर्शाता है ना। विषमता, यही विषमता पूछ रहा है ना। तो एक तो आपका हो गया ये संघ इकाइयों के रूप में केंद्र शासित प्रदेशों के लिए प्रावधान, और 5वीं और 6ठी अनुसूची में भी है। 5वीं और 6ठी आदिवासी क्षेत्रों के प्रशासन के लिए विशिष्ट संवैधानिक व्यवस्था देता है, तो इसीलिए एक तरह का एक विषमता है ये। तो ए भी विषमता, 2 भी विषमता, 4 भी, ये विषमता उदाहरण नहीं है, इसलिए नहीं दिया गया, ठीक है ना। जो भी मैंने बताया 371 भी याद रखिएगा, पहले 370 था विषमता का उदाहरण, केवल जम्मू कश्मीर के लिए ही प्रावधान था, बाकी राज्यों के लिए नहीं था, है ना। चलिए देखिए, निम्नलिखित में से कौन संविधान के भाग 4 क के अंतर्गत सूचीबद्ध मौलिक कर्तव्यों का हिस्सा नहीं है। मौलिक कर्तव्य संविधान के भाग 4 क के अनुच्छेद 51 क के अंतर्गत रखा गया है। टोटल 11 मौलिक कर्तव्य हैं वर्तमान में, और ये वाला ऑप्शन जो है हिस्सा नहीं है। अपने आसपास के वातावरण को स्वच्छ रखना, ये हिस्सा नहीं है, ठीक है ना। इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। बाकी वैज्ञानिक दृष्टिकोण विकसित करना, सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा करना, हमारी मिश्रित संस्कृति की समृद्ध विरासत को भी संरक्षित करना, ये है, ठीक है। चलिए उसके बाद देखिए कह रहा है कि बंदी प्रत्यक्षीकरण के बारे में निम्नलिखित वाक्य पर विचार करें। यहाँ पर देखिएगा कथन, मतलब 2 स्टेटमेंट दिया है। बंदी प्रत्यक्षीकरण रीट का उल्लेख अनुच्छेद 32 और 226 दोनों में किया गया है। बिल्कुल 5 प्रकार के रीट होते हैं, जिनमें से बंदी प्रत्यक्षीकरण एक रीट है, और अनुच्छेद 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट ये रीट जारी करता है, और अनुच्छेद 226 के तहत हाई कोर्ट ये रीट जारी करता है। तो वहीं दिया गया है कि बंदी प्रत्यक्षीकरण रीट का उल्लेख अनुच्छेद 32 और 226 दोनों में किया गया, बिल्कुल किया गया है। और इस रीट का प्राथमिक उद्देश्य अवैध रूप से हिरासत में लिए गए व्यक्ति की रिहाई सुनिश्चित करना है, अवैध रूप से, बिल्कुल ये भी करेक्ट है। यहाँ पूछा गया कौन सा कथन सही दिया गया है ना। तो आपका दोनों दिया गया है, ध्यान रखिएगा कौन सा, दोनों। चलिए उसके बाद देखिए निम्नलिखित में से कौन संविधान की प्रारूप समिति का सदस्य नहीं था। तो प्रारूप समिति में 7 सदस्य थे अध्यक्ष सहित, ठीक है ना। और इसमें नहीं था कौन, तो इसमें से अगर हम बात करें नहीं था तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, दामोदर स्वरूप सेठ नहीं थे। बाकी भीमराव अंबेडकर अध्यक्ष ही थे, अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर थे, एन गोपालास्वामी अयंगर थे, के एम मुंशी थे, मोहम्मद सादुल्ला थे, यहाँ पर आप देख सकते हैं, बी एल मित्तर थे, ठीक है ना, और डीपी खेतान थे। डीपी खेतान जो है टीटी कृष्णमाचारी के जगह शामिल हुआ था, मतलब उनकी मृत्यु के बाद शामिल हुए थे, और बी एल मित्तर जो है एन माधवराव की जगह आए थे। चलिए उसके बाद देखिएगा कि केंद्रीय सतर्कता आयोग के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। देखिए कथन दे करके ढेर सारे प्रश्न इसमें पूछे गए हैं। तो इसका गठन जो है संथानम समिति की सिफारिश पर किया गया था, बिल्कुल 1962-64 में जो है इसका गठन किया गया था, ठीक है ना। 1964 में जो है इसका स्थापना कार्यकारी संकल्प के द्वारा किया गया था, और 1964 में इसे वैधानिक दर्जा दिया था, नहीं वैधानिक दर्जा इसको 2003 में दिया गया था। और इसमें मुख्य सतर्कता आयुक्त होता है और 3 अन्य आयुक्त होते हैं, नहीं एक मुख्य सतर्कता आयुक्त होता है और 2 अन्य आयुक्त होते हैं, 2 अन्य, तो ये भी गलत हो गया। ऊपर दिए गए कूट में से सही उत्तर चुने, सही उत्तर कौन सा, केवल एक हो जाएगा, है ना। तो केवल एक करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए उसके बाद देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि धन विधेयक के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। धन विधेयक के बारे में कौन सा कथन सत्य है। यहाँ पर देखिए आपका 3 कथन दिया गया है, और आपसे यहाँ पर पूछा गया है कि नीचे दिए गए कोड का प्रयोग करके सही उत्तर चुनें। तो यहाँ पर केवल 3 यहाँ पर सही हो जाएगा। देखिए केवल 3 मैं बता रहा हूँ। देखिए कोई भी विधेयक जो किसी स्थानीय प्राधिकरण द्वारा किसी कर के अधिरोपण या उन्मूलन का प्रावधान करता है, स्वतः उसे धन विधेयक होने का योग्य बनाता है, नहीं। अच्छा धन विधेयक है कि नहीं इसका डिसीजन कौन करता है, कोई भी विधेयक, तो ये लोकसभा का स्पीकर करता है। ये भी स्टेटमेंट आपका गलत हो जाएगा। ये तीसरा सही है। यदि राज्यसभा 14 दिनों के भीतर जो है धन विधेयक को लोकसभा को वापस नहीं भेजती है तो यह स्वतः पारित माना जाता है, ठीक है। केवल 3 सही है इसमें। चलिए उसके बाद देखिए केंद्र सरकार द्वारा प्रायोजित अटल पेंशन योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है। अटल पेंशन योजना बताइएगा। देखिए अटल पेंशन योजना की बात करते हैं तो इसका उद्देश्य जो है असंगठित क्षेत्र के कर्मचारियों के लिए है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिएगा आप असंगठित क्षेत्र में कार्यरत श्रमिकों के लिए पेंशन योजना है,
और इसका शुरुआत जो है 2015 में हुआ था, ध्यान रखिएगा, ठीक है, 2015 में। ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, है ना। उसके बाद देखिए, भारतीय संविधान की प्रस्तावना के बारे में निम्नलिखित कथन पर विचार करें। केवल और केवल आपको कथन ही मिलेगा, देख लीजिएगा, और इनमें से कौन सा कथन सत्य है। प्रस्तावना के बारे में तो देखिए लिखा गया है कि संविधान की प्रस्तावना का हिस्सा है, प्रस्तावना संविधान का एक हिस्सा है, जैसे कि केशवानंद भारती मामले में 1973 में सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा पुष्टि की गई थी, सही है। और प्रस्तावना में संशोधन किया जा सकता है, लेकिन संशोधन संविधान की मूल विशेषताओं को नहीं बदल सकते हैं अनुच्छेद 368 के अनुसार, बिल्कुल यहाँ पर यह भी आपका सही दिया गया है। अगला है कि प्रस्तावना न्यायोचित है और इसके प्रावधान न्यायालयों में परिवर्तनीय है, ये गलत है। प्रस्तावना जो है ये न्यायोचित नहीं है, प्रस्तावना जो है ये न्यायोचित नहीं है, ये जो है जस्टिकेबल नहीं है, ठीक है ना, जस्टिसिएबल। प्रस्तावना जो है ना, ध्यान रखिएगा, ये न्यायोचित नहीं है, ठीक है, और प्रस्तावना गैर न्यायोचित है। और प्रस्तावना के आधार पर किसी कानून को सीधे अदालत में चुनौती नहीं दी जा सकती है, या नहीं इसके आधार पर कोई आदेश पारित किया जा सकता है। अच्छा, संशोधन जो है आपको जो है था ना कि 19 जो आपका 368 के तहत अनुच्छेद प्रस्तावना में संशोधन कर सकती है, लेकिन इसके मूल ढांचे को नहीं बदल सकती है, ठीक है ना। तो पूछा गया कौन सा कथन सही है, तो 1 और 2 था, तीसरा सही है नहीं है, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा, तीसरा सही नहीं है, तो केवल 1 और 2 यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा 29 का, ठीक है। चलिए, उसके बाद देखिए, लोक लेखा समिति के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। लोक लेखा समिति के बारे में तो देखिए, इसकी स्थापना पहली बार 1921 में हुई थी, बिल्कुल 1931 में जो है पब्लिक अकाउंट्स कमेटी जो है PAC लोक लेखा समिति, इसकी स्थापना हुई थी, ठीक है। और इसकी स्थापना जो है भारत सरकार अधिनियम 1919, जिसको कि मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार भी कहा जाता है, उसी के प्रावधान के तहत हुआ था, ठीक है। और इसका उद्देश्य क्या था, इस समिति का सरकार के खर्च पर नज़र रखना और वित्तीय अनियमितताओं का जांच करना, ठीक है। 22 सदस्य अधिकतम हो सकते थे। समिति के कार्य लोकसभा की प्रक्रिया एवं कार्य नियमों में जो है अनुच्छेद 308 जो नियम है एक इन्हीं में निहित है, सही है, तीनों सही दिया गया है ना। तो इसमें से आपका सभी सही है, उपयुक्त सभी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए, अब आ गया 31 नंबर, ये 31 नंबर क्वेश्चन है, देखिएगा, एक जिला एक उत्पाद पहल के अंतर्गत बिहार के निम्नलिखित जिलों में से कौन सा जिला अपने निर्दिष्ट उत्पाद के साथ गलत मेल खा रहा है, गलत, ठीक है ना। तो यहाँ पर एक तो आपका ये वाला गलत खा लिया, ठीक है, और एक आपका गलत नालंदा मखाना खा लिया, ठीक है। मखाना जो है ये दरभंगा, सुपौल, अररिया, सहरसा, कटिहार, मधुबनी, पूर्णिया, किशनगंज, मधेपुरा, सीतामढ़ी, ठीक है ना। तो यहाँ पर नालंदा नहीं होगा, इसको ध्यान रखिएगा, ठीक है ना, नालंदा नहीं होगा। और एक ये हो गया, तो 1 से अधिक यहाँ पर आंसर हो जाएगा। मुजफ्फरपुर का शाही लीची है, ठीक है। चलिए, नहीं पूछा था तो ऑप्शन डी हो जाएगा। उसके बाद देखिए, नीचे 2 कथन दिए गए हैं और करें कि असर्शन ए है ये, और दूसरा जो है कारण यानी कि रीजन कहा गया है दूसरे को, है ना। करें कि भारत की नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन NMP, हिंदी में इसको बोला जाता है राष्ट्रीय मुद्रीकरण पाइपलाइन, राष्ट्रीय मुद्रीकरण पाइपलाइन, नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन को पूंजीगत व्यय कटौती किए बिना राजकोषीय घाटे को कम करके वित्तीय समेकन मजबूत करने की उम्मीद है। बताइए, ये कथन हो गया आपका, ठीक है ना, मतलब प्रत्यय हो गया। और इसका कारण अब क्या दे रहा है, इसका कारण दे रहा है कि संपत्ति मोनेटाइजेशन से प्राप्त आय को पूंजीगत प्राप्तियों के रूप में माना जाता है, जिससे कि इससे राजस्व व्यय की बजाय अवसंरचना निर्माण के लिए उपयोग किया जा सकता है। तो इसमें देखिए, ए और आर दोनों सही है, और आर जो है ए का सही जो है स्पष्टीकरण भी कर रहा है, ठीक है। चलिए, उसके बाद देखिएगा, अगला प्रश्न है कि नीचे दिए गए फिर उसी प्रकार से देखिए प्रत्यय है और रीजन है। यहाँ करें कि भारत का नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र बड़ी FDI प्रवाह आकर्षित कर रहा है, जो 2030 में 500 गीगावाट गैर जीवाश्म क्षमता का लक्ष्य को पूरा करने के लिए पर्याप्त है। बिल्कुल, ये जो है आपका सही दिया गया, ये ध्यान रखिएगा, 2030 में कितना, 500 गीगावाट गैर जीवाश्म क्षमता का लक्ष्य पूरा करने के लिए पर्याप्त है। और देखिए, सौर मॉड्यूल और ग्रीन हाइड्रोजन मिशन के लिए जो आपका प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव है PLI, ये जैसी अनुकूल नीति ढांचों ने निजी निवेशकों के लिए सभी वित्तीय और नियामक बाधाओं को हटा दिया, नहीं हटाया नहीं, कुछ कम कर दिया है, इसलिए ये वाला गलत हो रहा है, ठीक है ना। तो केवल यहाँ पर पहला आपका सही दिया गया है ना।
तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 33 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका कौन सा हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी हो जाएगा। ए सही है लेकिन आर गलत है। चलिए उसके बाद देखिएगा यहाँ पर सही कालानुक्रम से क्रमबद्ध करना है। अब देखिए राष्ट्रीय हाइड्रोजन मिशन की घोषणा कब हुई थी, तो राष्ट्रीय हाइड्रोजन मिशन की घोषणा जो है, जिसको शॉर्ट में हम लोग बोलते हैं राष्ट्रीय नेशनल हाइड्रोजन मिशन, इसकी घोषणा हुई थी आपका 15 अगस्त 2021 को किया गया था, है ना सॉरी 2021 में। राष्ट्रीय लॉजिस्टिक्स नीति लॉन्च किया गया था कब, तो लॉजिस्टिक नीति यानी कि नेशनल लॉजिस्टिक्स पॉलिसी, जिसको कि NLP बोला जाता है, नेशनल लॉजिस्टिक्स पॉलिसी, ये 2022 में, है ना। आत्मनिर्भर भारत अभियान प्रोत्साहन पैकेजों की घोषणा, तो इस पैकेज की घोषणा हुआ था कब, 2020 में। और PLI योजना के नए क्षेत्र जैसे कि वस्त्र, ड्रोन, सेमीकंडक्टर में विकास, तो ये हुआ था 2021 में, ठीक है। और ये 2021 में सितंबर की बात है। और जो मैंने आपको बताया है राष्ट्रीय हाइड्रोजन मिशन योजना, तो ये 15 अगस्त की बात है। यहाँ पर देखिए 2021 टकरा जा रहा है, इसलिए 15 अगस्त ये सितंबर की बात है। अब चलिए इसमें से आपको सही कोट बता देना है, बताइए, प्रयास करिए। तो देखिएगा सबसे पहले आपका 2020, तो कहाँ पर 3 दिख रहा है, यहाँ पर दिख रहा है। फिर आपका दूसरा था, ठीक है, मैंने बताया था कि दूसरा जो है आपका, फिर आपका चौथा, और फिर आपका पहला। ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए करेक्ट हो जाएगा। चलिए उसके बाद देखिएगा कि सही कालानुक्रम फिर से कर कि प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, ठीक है, 2015 अप्रैल महीने की घटना है, यहाँ मैं लिख देता हूँ अप्रैल 2015। प्रधानमंत्री जनधन योजना ये 2014, ठीक है, ये आपको भी याद होगा। फिर PM किसान जो हो जाएगा वो आपका हो जाएगा 2019, ठीक है। और अटल पेंशन योजना जो हो जाएगा ये आपका हो जाएगा कब का, 9 मई 2015 का, ठीक है। तो देख लीजिएगा पहले तो ये 2 हो जाएगा बिल्कुल, उसके बाद अप्रैल की है ये हो जाएगा, फिर चौथा हो जाएगा, फिर आपका तीसरा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए सही दिया गया है। चलिए उसके बाद देखिएगा निम्नलिखित कथन पर विचार करें। अब यहाँ पर देखिए 3 कथन हो गया, उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है। कह रहे हैं कि WTO यानी कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के तहत कृषि समझौते सब्सिडी को ग्रीन बॉक्स, ब्लू बॉक्स और एम्बर बॉक्स में वर्गीकृत किया जाता है। बिल्कुल ये आपका सही दिया गया है। भारत में न्यूनतम समर्थन मूल्य संचालन ग्रीन बॉक्स सब्सिडी के अंतर्गत आता है, नहीं, ये ग्रीन बॉक्स सब्सिडी के अंतर्गत जो है नहीं आता है, ठीक है ना। ये आता है एम्बर बॉक्स, जो यहाँ पर आप देख सकते हैं ना एम्बर बॉक्स, इसके अंतर्गत आता है, इसीलिए गलत दिया गया है, ठीक है ना। भारत में न्यूनतम समर्थन मूल्य MSP ये जो है ग्रीन बॉक्स सब्सिडी के अंतर्गत नहीं आता है, ये एम्बर बॉक्स सब्सिडी के अंतर्गत आता है, इसलिए गलत हो गया, ठीक है। अच्छा उसके बाद देखिएगा तीसरा कह रहा है कि WTO के तहत विशेष और भेदभावपूर्ण प्रावधान विकासशील देशों को अधिक लचीलापन प्रदान करते हैं, ये सही है। तो पहला सही था, दूसरा गलत हो गया था, और तीसरा सही है। तो यानी कि पहला और तीसरा सही है, जो कि ऑप्शन नंबर आप सी में देख रहे हैं, ठीक है ना, पहला और तीसरा। चलिए उसके बाद देखिएगा कि वित्तीय जिम्मेदारी और बजट प्रबंधन अधिनियम 2003 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, ठीक है ना। देखिए कितना कथन देकर के पूछा गया है प्रश्न, और इसमें से देख सकते हैं 3 कथन दिया गया है, पूछा रहा है कि कौन सा कथन इसमें से सही है, कौन सा कथन जो है इसमें से सही है। तो मैं बता दूं आपको पहले कि तीनों कथन सही है। अब इसका नज़रिया पढ़ने का आपका बदल जाएगा। देखिए पढ़िएगा कि जो अधिनियम है राजस्व घाटे को समाप्त करने और राजकोषीय घाटे को GDP के 3% तक कम करने का प्रावधान करता है। बिल्कुल, कौन सा ये अधिनियम है, तो वित्तीय जिम्मेदारी और बजट प्रबंधन अधिनियम 2003 वाला, ठीक है। कितना प्रतिशत तक जो है GDP के कितना प्रतिशत राजकोषीय घाटे को कम करने का प्रावधान है, तो 3%। और यह सरकार को भारतीय रिजर्व बैंक से उधार लेने के लिए रोकता है सिवाय असाधारण परिस्थितियों में। और अधिनियम केंद्रीय सरकार को वार्षिक बजट के साथ साथ जो है मध्यम अवधि की वित्तीय नीति विवरण प्रस्तुत करने की आवश्यकता बताता है, ये भी सही है, ठीक है। चलिए देख सकते हैं ये थोड़ा सा जो है डिफ़िकल्ट प्रश्न पूछा गया है। उसके बाद देखिएगा 38 नंबर क्वेश्चन क्या आ गया, हाँ पंचवर्षीय योजना दिया गया है और इसका मिलान करना है ना। तो यहाँ पर अगर हम बात करते हैं इसमें से कौन सा आपका सही होगा, तो देखिए यहाँ पर आपको मिलान करना है। तो यहाँ पर देखिएगा प्रथम योजना, तो ये आपका दूसरा हो जाएगा योजना, प्रथम योजना जो था वो। उसके बाद देखिएगा प्रथम योजना हो गया, दूसरा अब क्या कह रहा है, दूसरा आपका कह रहा है कौन सा इसमें से,
बताइए दूसरा योजना में क्या हो जाएगा। दूसरा में आपका हो जाएगा, यहाँ पर देखिए समय भी दिया गया, प्रथम का 1956, ठीक है ना, कृषि विकास पर ध्यान, सिंचाई और ऊर्जा। दूसरा 56 से 51, तो दूसरा का महालनोबिस मॉडल पर आधारित था, है ना। और उसके बाद देखिएगा तीसरा का रहा कि, तो तीसरा का समय क्या है, 61 से 66, ये था अन्न में आत्मनिर्भरता और बुनियादी जो है उद्योगों का विस्तार। और फिर पाँचवा जो था ये आपका हो जाएगा, यहाँ पर देखिए गरीबी उन्मूलन और आत्मनिर्भरता। थोड़ा सा बड़ा प्रश्न है ना, इसलिए मिलाने में कठिन हो रहा है, तो इसलिए बार बार ऊपर नीचे करना पड़ रहा है। तो आपने समझ गया होगा, मैं आंसर बता दे रहा हूँ, ऑप्शन नंबर ए। चलिए उसके बाद देखिएगा, देखिए ये प्रश्न जो है बीपीएससी ने डिलीट कर दिया है, दिख रहा है आपको, ये समिति से संबंधित है। देखिए समिति का जो सन दिया गया ना वो सब सही दिया गया। नरसिम्हन समिति बिल्कुल वित्तीय क्षेत्र और बैंकिंग सेक्टर में पुनर्गठन के संबंधित है। केलकर समिति वित्तीय समीकरण कर सुधार। रंगराजन समिति गरीबी उन्मूलन पर आधारित था। ये रघुराजन समिति है 2008 में, ठीक है ना, तो ये पिछड़े से संबंधित नहीं है, ये मिलान इसीलिए गलत दे दिया, बीपीएससी ने इसको डिलीट कर दिया है, अन्यथा इसका आंसर ए होना चाहिए था। अब देखिएगा कि नीति आयोग के बहुआयामी गरीबी सूचकांक 2023 के अनुसार बिहार की आबादी में कितने प्रतिशत लोग अभी भी बहुआयामी रूप से गरीब हैं। तो फ्रेंड्स ये आपका बताइए कितने इनमें से कोई नहीं आंसर दिया गया है, ठीक है ना। चलिए उसके बाद देखिएगा कि वर्ष 2025 में 51वां जो वार्षिक G7 शिखर सम्मेलन होगा वो कहाँ आयोजित हुआ है, तो ये कनाडा में हुआ है, ठीक है ना। और अभी जो आपका 52वां होगा वो कहाँ पर होगा, तो 52वां जो होगा ना वो आपका फ्रांस में होगा। चलिए उसके बाद देखिएगा कि भारत की 16वीं जनगणना किस वर्ष आयोजित की जाएगी, तो 2027 में किया जाएगा 16वीं जनगणना, ठीक है ना। कहाँ कब किया जाएगा, तो 2027 में। और इसके ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं, तो इसके एम्बेसडर बने हैं सुदर्शन पटनायक, ठीक है। चलिए उसके बाद देखिए एशियन एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 में भारत ने कौन सा जो है स्थान पाया है, तो दूसरा स्थान प्राप्त किया है, ठीक है ना, दूसरा स्थान किया है। टोटल 24 मेडल जीते हैं, 8 स्वर्ण है, 10 रजत है और इसमें से 6 कांस्य है, जोड़ लीजिएगा तो ये 24 हो जाएगा, ठीक है। चीन पहले स्थान पर रहा है। देखिए प्रथम ओलंपिक खेल जो है किस वर्ष आयोजित किया गया था, तो प्रथम ओलंपिक खेल का आयोजन जो है किया गया था कब, 1896, ठीक है। अतः किस राज्य जो है भारतीय राज्य ने मोबाइल आधारित ई वोटिंग शुरू किया हुआ है, तो ये राज्य है आपका बिहार। बिहार के नए मुख्यमंत्री, बिहार के नए सीएम कौन बने हुए हैं बताइएगा, सम्राट चौधरी जी, ठीक है। वॉलीबॉल फेडरेशन ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुआ था, ये प्रश्न पूछा गया है, देख लीजिएगा कितना मतलब अजीब अजीब प्रश्न है, 1951 में हुआ था। उसके बाद देखिए बिजनेस रेडी परियोजना किस संगठन के द्वारा शुरू किया गया है, बिजनेस रेडी, तो बिजनेस रेडी जो है ये किया गया है विश्व बैंक के द्वारा। चलिए उसके बाद देखिए ब्रह्म समाज की स्थापना जो है किसने किया था, तो आप सभी को याद होगा ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय ने किया था। कुछ प्रश्न जो है आपके आसान भी पूछे गए हैं, जैसे आपने देखा था 14 तारीख वाला पेपर। यूनेस्को ने राजनीतिक विज्ञान की परिभाषा किस वर्ष दिया था बताइए, तो फ्रेंड्स ये दिया था आपका 1948 में। राजनीतिक विज्ञान, देखिए राजनीति विज्ञान राज्य और सरकार के उपकरणों से संबंधित है, यह किसने कहा था, तो फ्रेंड्स ये कहा था डिमोंक ने, ठीक है। अच्छा यहाँ पर देखिए फिर से कथन और दिया गया है और कारण दे दिया गया है। मायोपिक यानी कि निकट दृष्टि दोष, ठीक है ना, व्यक्ति दूर की वस्तु को स्पष्ट रूप से नहीं देख सकता है, सही है। और इसमें दूर की वस्तुओं का प्रतिबिंब रेटिना के पीछे बनती है, नहीं रेटिना के पीछे नहीं, रेटिना के आगे बनती है, इसीलिए ये सही हो गया और ये वाला गलत हो गया। और इसमें जो है निकट में अवतल लेंस का उपयोग किया जाता है ना, तो इसमें से आपका जो है ये सही है, परंतु आर जो है ये आपका गलत दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 51 का एक बार चेक कर लेने दीजिए, हाँ बिल्कुल सही है, सी नंबर ऑप्शन। उसके बाद देखिएगा कि यदि पृथ्वी का द्रव्यमान दोगुना कर दिया जाए तथा उसकी त्रिज्या आधी कर दी जाए तो पृथ्वी की सतह पर रखे m द्रव्यमान वाले पिंड का भार क्या होगा। यहाँ देखिए छोटा जी जो है ना, स्मॉल जी को अपरिवर्तित पृथ्वी पर गुरुत्वीय त्वरण मानिए, ठीक है ना। 9.8 इसका वैल्यू होता है, 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इसका मैं आंसर बता देता हूँ फ्रेंड्स, इसका जो आंसर दिया गया है वो आपका 8 mg दिया गया, देखिए यहाँ पर निकाला भी गया है कैंडिडेट के द्वारा, ठीक है ना, यहाँ पर देख सकते हैं। उसके बाद देखिएगा ये वाला सामान्य आकार के 2 गोले हैं, एक शीशे का है उसका दिया गया, दूसरा एल्युमिनियम का, उसका द्रव्यमान 3 kg है, ठीक है। और दोनों प्रारंभ में विरामावस्था में है, उन्हें 50 मीटर की ऊंचाई से एक साथ जोड़ा गया है। जब भूमि पर 10 मीटर ऊपर होते हैं तब निम्नलिखित में से कौन सी राशियाँ समान रहती है, वायु प्रतिरोध की उपेक्षा कीजिए।
उपेक्षा करना है इसका, ठीक है ना। तो इसमें से अगर हम बात करते हैं तो गति तथा त्वरण, ठीक है ना, समान रहती है। चलिए उसके बाद देखिएगा गति और त्वरण समान रहती है। वायु प्रतिरोध का, चलिए उसका वायु प्रतिरोध जो है उसको हटाइए, फिर आप देखिए, ये देखिए इसका आंसर मैं बता दे रहा हूँ, आप लोग प्रश्न पढ़िएगा। अजीब अजीब प्रश्न जो है इसमें भी पूछा गया था। तो यहाँ पर 1:2 हो जाएगा इसका आंसर। उसके बाद देखिए, यदि समान धारा, समान लंबाई और अनुप्रस्थ काट क्षेत्र वाले तांबे और लोहे के तारों से प्रभावित की जाए तो कौन सा कथन सही है? बताइए, इसमें से जो है आपका ABCD में कौन सा सही दिया गया है? प्रश्न को पढ़िए पहले, ठीक है, ध्यानपूर्वक, फिर बताइए आंसर। तो यहाँ पर देखेंगे ना कि लोहे के तार में तांबे की तार की तुलना में अधिक ऊष्मा उत्पन्न होगी, ये ध्यान रखिएगा आप, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। उसके बाद चलिएगा कि 56 नंबर कह रहा है कि कक्ष तापमान यानी कि रूम टेम्परेचर, ठीक है ना, रूम टेम्परेचर की बात कर रहा है। रूम टेम्परेचर पर निम्नलिखित माध्यमों में से जो है ध्वनि की चाल को आरोही क्रम में जो है असेंडिंग, आरोही बढ़ते क्रम में व्यवस्थित करना है। तो यहाँ पर देखिए वायु, जल और लोहा, इन्हीं तीनों में करना है। तो रूम टेम्परेचर में हो जाएगा बढ़ते क्रम में वायु, फिर जल, फिर लोहा का। चलिए उसके बाद देखिएगा ये नीचे दिए गए हैं कथन और कारण। चलिए अब यहाँ पर देख लीजिए, मैं सीधे पहले आंसर बताने का प्रयास कर रहा हूँ आपको। ऑप्शन नंबर सी इसमें सही है। सी क्या कर रहा है कि ए सही है परंतु आर गलत है। ए सही है, यानी कि मिट्टी के तेल किरोसिन का अपवर्तनांक इतना होता है 1.44, जो जल के अपवर्तनांक से 1.33 अधिक है, और किसी माध्यम का अपवर्तनांक उसके द्रव्यमान घनत्व पर निर्भर करता है। नहीं नहीं, यही गलत दिया गया है, ठीक है ना। किसी माध्यम का अपवर्तनांक यानी कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स उसके प्रकाशीय घनत्व पर निर्भर करता है, न कि द्रव्यमान घनत्व पर, मास डेंसिटी पर नहीं, ऑप्टिकल डेंसिटी पर निर्भर करता है। इसीलिए ये गलत दे दिया गया है, इसीलिए अभी कथन ही सही है, ठीक है। चलिए उसके बाद देखिएगा कि टीन से बना हुआ फ्यूज तार इस प्रकार बनाया गया है कि जब विद्युत धारा 10 एम्पीयर से अधिक हो जाती है तो वो पिघल जाता है। यदि उस पदार्थ की फ्यूज तार से किसी विद्युत उपकरण में 30 एम्पीयर की धारा को सुरक्षित रूप से प्रवाहित करना हो तो उसमें से क्या परिवर्तित किया जाना चाहिए? बताइएगा, उसमें से क्या परिवर्तित किया जाना चाहिए? अच्छा प्रश्न पूछा गया है। तो देखिए, फ्यूज तार का अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल यानी कि मोटाई बढ़ाए और उपकरण के साथ जो है श्रेणी क्रम में जोड़े, ये वाला ऑप्शन सही है ना। बाकी भी ऑप्शन देख लीजिए आप। चलिए उसके बाद देखिए, यहाँ पर मिलान करना है। एक तरफ सिद्धांत है, दूसरी तरफ जो है आपका व्याख्या दिया गया है, ठीक है। यहाँ पर आप देख लीजिएगा। अब देखिएगा यहाँ पर संतुलित बल, तो संतुलित बल मिलान करना है। तो लकड़ी के ब्लॉक दोनों ओर से समान बल लगाने पर स्थिर रहता है, संतुलित बल हो गया। उसके बाद गति का प्रथम नियम, तो जब किसी विरामावस्था से चलना शुरू करती है तो यात्री पीछे की ओर झुक जाता है ना। अच्छा, गति का दूसरा नियम, तो जब जो है ना कोई फील्डर जो होता है गेंद को कैच पकड़ता है तो अपने हाथ को पीछे की ओर खींचता है, ये सेकंड लॉ है, ठीक है। और गति का तीसरा नियम, तो प्रत्येक क्रिया के बराबर, है ना, बंदूक की गोली से बराबर प्रतिक्रिया होती है, विपरीत और बराबर। तो जब बंदूक की गोली दागी जाती है तो बंदूक पीछे की ओर झटका खाती है। तो ये मिला लीजिएगा, थोड़ा सा लंबा है, मिलाने में असहूलियत हो रहा है, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पर जब सूर्य का प्रकाश की बूंद वर्षा की बूंद में प्रवेश करता है और एक प्राथमिक इंद्रधनुष बनता है तो प्रकाश के पथ में घटित होने वाली प्रकाशीय घटनाओं का सही क्रम कौन सा है? ये आपसे पूछा जा रहा है। बताइए, यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो सबसे पहले अपवर्तन, विक्षेपण, आंतरिक परावर्तन और फिर अपवर्तन, ठीक है। चलिए उसके बाद देखिएगा कि घंटा धातु यानी कि जो बेल मेटल होता है, बेल मेटल बोलते हैं, घंटी वाला धातु बेल मेटल, ये किसका एलॉय है? बताइए। तो ये जो आपका एलॉय है ना फ्रेंड्स, ये आपका है तांबा और टीन का। आयोडीन शीघ्रता से घुल जाता है किस में? आयोडीन शीघ्रता से घुल जाता है किस में? तो ये कार्बन टेट्राक्लोराइड में। निम्नलिखित में से देखिए ये अच्छा प्रश्न है। देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा क्लोरीन का सबसे कम अस्थायी ऑक्साइड है? सबसे कम, तो सबसे कम यहाँ पर पूछ रहा है, तो सबसे कम इसमें से आपका कौन सा हो जाएगा? Cl2O हो जाएगा। और वहीं अगर सबसे ज़्यादा पूछता, सबसे ज़्यादा, इसके विपरीत सबसे ज़्यादा कौन सा है, सबसे अधिक अस्थायी ऑक्साइड, तो Cl2O7 है, ये सबसे अधिक अस्थायी ऑक्साइड है ना, और ये सबसे कम है। उसके बाद देखिए कि निम्नलिखित में से कौन सा क्षार नहीं है इसमें से? बताइए, इसमें से कौन सा क्षार नहीं है? तो ऑप्शन नंबर डी जो है ये क्षार नहीं है।
क्यों क्षार नहीं है? तो क्षार इसलिए नहीं है क्योंकि ये उदासीन है ना। ऑप्शन नंबर डी, ये उदासीन है, न अम्लीय है न क्षारीय है, उदासीन है ये। निम्नलिखित में से कौन सबसे अधिक अम्लीय है? इसमें से ये पूछा गया है सबसे अधिक अम्लीय, तो इसमें से आपका HClO4 है, ठीक है, जिसको कि परक्लोरिक अम्ल बोला जाता है, ठीक है। चलिए उसके बाद देखिएगा कि निम्नलिखित में से किसे निश्चेतक की तरह जो है प्रयोग किया जाता है? तो ईथर को निश्चेतक की तरह प्रयोग किया जाता है ना। उसके बाद देखिए निम्नलिखित में से आयरन किसका अवयव है? तो इसमें से हीमोग्लोबिन का हो जाएगा, है ना फ्रेंड्स। चलिए उसके बाद देखिएगा मिलान करना है, सूची 1 और सूची 2 दिया गया है और यहाँ पर देखिए मिलान करके यहाँ पर राइट आंसर आपको बताना है। बताइए। तो यहाँ पर देखिएगा, अब यहाँ पर देखिए मैग्नीशियम ऑक्साइड, तो ये क्षारीय प्रकृति है। फास्फोरस पेंटाऑक्साइड, तो ये अम्लीय है, ठीक है ना। एल्युमिनियम आपका ऑक्साइड उभयधर्मी है और सोडियम ऑक्साइड आपका शक्तिशाली क्षारीय है। तो राइट आंसर यहाँ पर देखिए कौन सा हो जाएगा? 2 4 1 3, ठीक है ना। 2 4 1 3, 2 4 1 3, यहाँ मैं लिख रहा हूँ 2 4 1 3। अब देखिए ये दूसरा हो जाएगा क्षारीय मैग्नीशियम ऑक्साइड, ठीक है ना। ये का हो जाएगा फास्फोरस जो है आपका पेंटाऑक्साइड, तो ये आपका अम्लीय, ठीक है। एल्युमिनियम ऑक्साइड उभयधर्मी, सी का, और सोडियम ऑक्साइड शक्तिशाली क्षारीय, है ना। तो इसको डी का हो जाएगा ये। चलिए उसके बाद देखिएगा कठोर जल में निम्नलिखित में से किसके लवण होते हैं? तो ये सब तो आपने पढ़ ही रखा हुआ है कि मैग्नीशियम और कैल्शियम के। उसके बाद देखिएगा यहाँ पर कि क्या बेकिंग सोडा बनाने के लिए उपयोग किया जाता है? निम्नलिखित में से क्या बेकिंग सोडा बनाने के लिए उपयोग किया जाता है? सोडियम कार्बोनेट का, है ना। चलिए उसके बाद देख लीजिएगा कि कुफरी जो है किसकी प्रजाति है? तो फ्रेंड्स ये आलू की। उसके बाद देखिएगा कि टीलोफाइलम जीवाश्म कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो फ्रेंड्स ये हुआ है राजमहल की पहाड़ी से, टीलोफाइलम, ठीक है। चलिए उसके बाद देखिएगा कि कैंथेरेंथस रोजियस में क्या मिलता है? तो फ्रेंड्स इसमें आपका टैक्सोल, दारूवाहिका जिसको कि हम लोग क्या बोलते हैं? जाइलम बोलते हैं, जो जल संवहन में सहायक होता है, जाइलम ही तो होता है ना दारूवाहिका। सामान्यतः किस में मिलती है? तो ये मिलती है अनावृत बीजी में, ठीक है ना। ये मुख्य रूप से जो है कहाँ मिलती है? अनावृत बीजियों में। तो यहाँ पर अनावृत मुख्य रूप लग गया है सामान्यतः, ठीक है, इसीलिए। चलिए उसके बाद देखिए इनमें से क्या मसाले के रूप में उपयोगी है? मसाले के रूप में तो इसमें से आपका हो जाएगा लाइकेंस, है ना। नेक्स्ट है कि पृथ्वी पर सर्वाधिक मात्रा में कौन सा एंजाइम मिलता है? तो ये आपका हो जाएगा रूबिस्को। यहाँ पर देखिए रूबिस्को दिया गया है, ध्यान रख लीजिएगा, ये सब नया नया प्रश्न है। उसके बाद देखिए स्पाइरुलिना, यहाँ पर देखिए स्पाइरुलिना से संबंधित निम्न तथ्य है। यहाँ पर देखिए तथ्य दिया गया है और इनमें से कौन सा आपका सही है, ठीक है ना, ये आपसे पूछा गया है। तो इसमें से अगर हम बात करते हैं तो पहला और दूसरा, ठीक है ना, पहला और दूसरा ये सत्य है, तीसरा गलत दिया गया आपका, ठीक है। तो यहाँ पर प्रथम और द्वितीय हो जाएगा। उसके बाद चलिएगा नेक्स्ट है, हाँ यहाँ पर देखिए ये कथन देकर के पूछा गया है कि ग्लोबल वार्मिंग के कारण वातावरण का तापमान बढ़ गया है। बिल्कुल यहाँ पर जो है आपका सही दिया गया है, और यह वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ने, जंगलों की कटाई, मीथेन गैस की मात्रा बढ़ने से हुआ, ये भी सही है ना। तो यहाँ पर देखिए ए और आर सही है, और आर ए का सही कारण भी है ना, यहाँ पर व्याख्या कर रहा है ये। उसके बाद देखिए निम्न जीवों को विकास के सही क्रम में रखते हुए नीचे दिए गए कूटों, अब देखिए ये क्वेश्चन जो है ना बीपीएससी ने डिलीट कर दिया हुआ है, ठीक है, इसको स्किप कर देते हैं। अब आइए यहाँ पर मिलान करना है। ये एक तरफ जो है हार्मोन दिया गया, ये पादप हार्मोन है इधर वाले, ठीक है ना, और इनके कार्य दिए गए हैं। तो यहाँ पर देखिए IBA दिया गया है, IBA मतलब इंडोल 3 ब्यूटेरिक अम्ल या ऑक्सिन पादप हार्मोन से संबंधित है। एक शक्तिशाली ऑक्सिन पादप हार्मोन है IBA, जिसको कि इंडोल ब्यूटेरिक अम्ल बोला जाता है ना। और आपको पता है कि ये जड़ों के विकास में सहायता करता है, तो जड़ विकास, है ना। अच्छा अब पहले देख लीजिएगा, पहले 80 नंबर क्वेश्चन है ना, देखिए सबसे पहले मैं आपको आंसर बता देता हूँ, फिर आपको मिलाने में सहूलियत होगा। इसका 80 का ए हो जाएगा 2 4 1 3, बस आप इतना याद रखिए, 2 4 1 3, 2 4 1 3 है। चलिए तो ये 2 हो गया, जैसे मैंने आपको बता दिया IBA। उसके बाद है आपका GA3, ठीक है ना, यहाँ पर देखिए GA3, तो ये जिब्रेलिन वगैरह है ना, और ये करता है आपका
क्या, पौधे की वृद्धि, है ना, पौधों में वृद्धि करता है। और बीज को जो है अंकुरण को नियंत्रित करता है। अच्छा ABA एब्सिसिक एसिड है, ये एब्सिसिक एसिड जो है ये आपका अवरोधक हार्मोन होता है ना, तनाव हार्मोन भी इसको कहा जाता है। तो ये आपका हो जाएगा बीज प्रसुप्ति, ठीक है, ये बीज प्रसुप्ति को बढ़ावा देता है और पत्ती फूल को फल को झड़ने में नियंत्रित करता है। एथिलीन जो है ये फल पकाने में सहायक होता है। एक फ्लोरोजिन्स है जो फूलों की खिलाने में सहायक होता है। एक साइटोकाइनिन है जो कोशिका विभाजन में सहायक होता है। चलिए उसके बाद देखिएगा कि एक जानवर जो सांस लेता है, सांस, ठीक है ना, ब्रीथ करता है, लेकिन उसके कोई रेस्पिरेटरी ऑर्गन नहीं होते हैं, तो ये कौन सा है, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो फ्रेंड्स ये आपका केचुआ है। उसके बाद देखिएगा कि माइक्रोस्कोपी के अलावा इनमें से कौन सी तकनीक है, बताइए। तो इसमें से करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका क्रोमेटोग्राफी। माइक्रोस्कोपी के अलावा इनमें कौन सी तकनीक है। चलिए उसके बाद देखिएगा कि गोल्जी उपकरण के कामों के बारे में नीचे दिए गए स्टेटमेंट पढ़िए, गोल्जी उपकरण के, और स्टेटमेंट दे करके इसमें से कौन सा जवाब सही है ये आपसे पूछा गया है, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखेंगे ना, तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर डी बताया गया है कि सभी सही है ना। अब देख लीजिए सभी सही है। गोल्जी उपकरण में इसमें मौजूद मटेरियल को ट्रांसपोर्ट और केमिकली मॉडिफाई करना है, बिल्कुल। गोल्जी उपकरण यातायात प्रबंधन कहा जाता है कोशिका का। रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में म्यूसिन निकालना और कीटभक्षी पौधों में स्लाइम निकालना, ये दोनों पॉइंट ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ध्यान रखिएगा, तीनों सही दिया गया है। चलिए कलर ब्लाइंडनेस महिलाओं की तुलना में पुरुषों में ज़्यादा पाई जाती है, इसका कारण क्या है। तो कलर ब्लाइंडनेस महिलाओं की तुलना में पुरुषों में ज़्यादा पाई जाती है, तो यहाँ पर पूरा ऑप्शन देख लीजिएगा आप, ठीक है। तो जिन पुरुषों में सिंगल अफेक्टेड एक्स क्रोमोसोम होता है वे कलर ब्लाइंड होते हैं। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है। चलिए यहाँ पर सही क्रम पूछा गया है कि सही क्रम इसमें से आपका, तो सही क्रम आपका हो जाएगा पैलियोजोइक, फिर मेसोजोइक, और फिर यहाँ पर देखिएगा कोइनोजोइक, ठीक है ना, यहाँ पर दिया गया। तो ऑप्शन डी यहाँ पर ये सही क्रम दिया गया है। उसके बाद देखिए मेढक के जो टैडपोल हैं, टैडपोल में आयोडीन की कमी से क्या होगा। तो फ्रेंड्स ये आपका हो जाएगा मेटामॉर्फोसिस में रुकावट, ये ध्यान रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना, ध्यान रखिएगा आप। उसके बाद देखिए नेफ्रॉन का वह हिस्सा जो सोडियम के एक्टिव रीएब्जॉर्प्शन में मदद करता है, तो ये आपका कौन सा हो जाएगा इसमें से। तो देखिए इसमें से आपका हो जाएगा प्रोमिक्सल कॉन्वल्यूटेड ट्यूबल, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका डी हो जाएगा। अब थोड़ा सा देखिए ये सब जो है डिफ़िकल्ट क्वेश्चन है ना। देखिए कौन सा नेशनल पार्क भारतीय एक सींग वाले गैंडे का नया घर है, तो ये आपको भी पता है फ्रेंड्स कि ये आपका कौन सा हो जाएगा। एक नया घर का रहा है, नया घर है, तो नया घर दुधवा हो जाएगा, ठीक है, नया घर यहाँ पर शब्द किया है। उसके बाद इनमें से कौन सा प्रोडक्ट और उसके लिए जिम्मेदार माइक्रो ऑर्गेनिज्म का सही मैच मतलब किया गया जोड़ा है, बताइए। तो इसमें से आपका हो जाएगा एथिल अल्कोहल ईस्ट, ये आपका सही दिया गया है ना। चलिए उसके बाद देखिएगा 90 नंबर क्वेश्चन कि न्यूरॉन में रिफ्रैक्टरी पीरियड वह समय होता है जब पूरी तरह से एक्साइटेबिलिटी इनमें नहीं होती है। अब यहाँ पर चारों ऑप्शन आपको दिख रहे हैं। ऑप्शन नंबर बी होगा कि डीपोलराइजेशन और रीपोलराइजेशन, ठीक है ना। देखिए 90 प्रश्न जो थे ये जीके जीएस के थे। उसके बाद देखिए इसमें 150 प्रश्न पूछा गया था, 91 से लेकर के जो है ना 150 तक में रीजनिंग गणित के क्वेश्चन है, ठीक है। तो हम जीके जीएस को कवर किए हैं पूरा, इसमें जो पूछा गया प्रश्न है कवर करा दिया मैंने। सेशन को लाइक कर दीजिए और प्लीज़ इसको एक ग्रुप में शेयर कर दीजिए।